नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं हूं दिलीप चौबे और आज मैं आपको तिरंगा की कहानी सुनाने वाला हूं। मेरे तिरंगा, दिलीप चौबे के तिरंगा की कहानी। तो तिरंगा का क्या महत्व है, एक किरदार जिसने मेरे जीवन में मुझे तिरंगा से जोड़ा। तो एक आर्ट वर्क करने जा रहे हैं, एक ट्रिब्यूट है तिरंगा को और पूरे कॉमिक इंडस्ट्री को, जिन्होंने मेरे साथ इतना समय बिताया या मुझे इस लायक समझा कि मैं तिरंगा के ऊपर कुछ कर सकूं। एक हमारे मित्र हैं आलोक शर्मा, और ये अभी बम्बई में हैं और कॉमिक से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं। इन्होंने 1 साल पहले हमसे रिक्वेस्ट किया था कि एक मुझे तिरंगा और फाइटर टोड्स का आर्ट वर्क बना के दीजिए। तो इस वीडियो में मैं खुले दिल से उसी तिरंगा को बना रहा हूँ जिसने मुझे एक पहचान दी। तो पेंसिलिंग करूँगा, इंकिंग करूँगा और कलरिंग नहीं करूँगा। तो जो रॉ तरीका है काम करने का कॉमिक का, इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे। चलिए मैं कॉमिक वाला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम बच्चे थे तो जब भी हम कोई कॉमिक खोलते थे तो हमें नागराज दिखता था, डोगा, ध्रुव, चाचा चौधरी, मोटू पतलू। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि जो किरदार या जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं उसके पीछे एक इंसान है जिसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, जिसने घंटों बैठ के एक एक लाइन उसके अंदर की खींची, और एक ड्राइंग बोर्ड था, एक सन्नाटा था और वो चित्र बना रहा था। हम उन कैरेक्टर्स को जानते हैं, लेकिन क्या आप उस आर्टिस्ट को जानते हैं जो उसके एक एक लाइन, एक एक पैनल, एक एक फ्रेम को बनाया? मैंने उन आर्टिस्टों के साथ काम किया है। वो ड्राइंग बोर्ड देखे हैं जिस पे ब्रश की पतली लकीरें होती थी, पेंट के या इंक के स्टेन्स होते थे, उनके उंगलियों में वो इंक लगा होता था। मैंने राज कॉमिक के हर आर्टिस्ट का ड्राइंग बोर्ड देखा है, वो ऑफिस देखा है जहाँ पे वो बैठ के चित्र बनाते थे, जहाँ सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक के पेज पे नहीं बनते थे, वो आर्टिस्ट धीरे धीरे लीजेंडरी बन रहा था। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक दौर था 90s का जहाँ पे ये कैरेक्टर्स बन रहे थे, वो सुपर हीरो जन्म ले रहे थे और एक लीगेसी बन रही थी। तो चलिए एक छोटी सी यात्रा रहेगी इस वीडियो में, जो मेरा अनुभव रहा है या जो कॉमिक इंडस्ट्री ने दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो दिलीप चौबे के तिरंगा के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूँ कि मेरी कॉमिक की यात्रा कैसे स्टार्ट होती है। कॉमिक की यात्रा से पहले मैं काफ़ी छोटा बच्चा हुआ करता था और मेरी करीब 8 या 9 साल की उम्र होगी और मेरे इर्द गिर्द एक दुनिया जन्म ले रही थी, अनबिलीवेबल दुनिया थी। और मेरी यात्रा में मैं स्कूल में पढ़ता था। एक छोटा सा झारखंड में एक स्कूल था, किरीबुरू आयरन और माइंस में, और हमारे पापा वहाँ जॉब करते थे। और एक वहाँ पे मैगजीन की शॉप थी, छोटी सी शॉप थी। मेरी नज़र पड़ी सबसे पहले गोविंद ब्रह्मणिया और आबिद सुरती का बनाया हुआ बहादुर के ऊपर। पहले मैं बहादुर देखा, फिर वो कैरेक्टर्स, वो कलर, वो एनाटमी, वो ड्राइंग मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की। लकीली मुझे वहाँ पे लोटपोट दिखाई दिया जिसके अंदर प्राण साहब का भी काम था, शेहाब साहब का, जगदीश भारती, सुखवंत कलसी, एक चोपड़ा साहब थे, एक जितेंद्र बेदी जो बाद में बांकेलाल पे भी उन्होंने काम किया, और अजय पंडित और इस तरह के लोग। विनोद जी का भी नाम था उसमें। तो वो लोटपोट, हरविंदर जी का भी नाम था, हरविंदर मांकड़। तो लोटपोट देख के मैं खुश हो गया। मोटू पतलू मेरे दिमाग में आने लगे और ये सब 80s की बात हो रही है, मतलब 80s, 81 नहीं, 80s की बात हो रही है। फिर मेरे हाथ में आती है मधु मुस्कान, जिसमें जगदीश भारती जी थे और कैरेक्टर बहुत सारे थे उसमें, चौपट और सुस्तराम चुस्तराम, और ये मायापुरी की एक नगरी थी। और शेहाब जी का भी काम था, मंगलू मदारी और बंदर बिहारी ये कैरेक्टर थे।
सुखवंत जी का चंद्रू था और चोपड़ा साहब का मिन्नी था और हुसैन जामीन तो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे बचपन के। बबलू था जासूस और कलम दास मेरे को अच्छा लगता था। तो एक पूरी दुनिया पढ़ाई कर रही थी और मेरे दिमाग में ये कॉमिक के कैरेक्टर्स ये आने लगे। और जब मैं बहादुर पढ़ता था तो मेरा भी बचपन में मन करता था कि मैं डाकू बन जाऊं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं रिप किर्बी भी देख रहा था, मैंड्रेक भी पढ़ रहा था, लोथार को भी मैं जानता था और मैंड्रेक को देख के लगता था कि मुझे मैजिशियन बन जाना चाहिए। तो ये होने लगा। फिर मैं कॉलेज में गया 1986 में। तो 86 में गया, उस समय नूतन कॉमिक्स आ गई थी मेरठ से। उसमें एक भूतनाथ नाम का कैरेक्टर और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे और लेकिन बड़े साइज की छपती थी। तो कहीं से मुझे मिल गया वो भूतनाथ और इस तरह के कैरेक्टर। तो एक बंदा था जो गणेश नाम का था, वो शायद शेहाब का ही से जुड़ा हुआ था, गया का ही रहने वाला था। तो उसने उसके हाथ की बनी हुई कोई कॉमिक मैंने देखी एंड दैट वाज 1986। और 86 में ही राज कॉमिक की भी स्थापना हुई और मैं उधर पढ़ाई कर रहा था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और इधर राज कॉमिक का स्टार्टिंग हो गया। लेकिन मुझे कुछ एनिमेशन में भी कुछ करना था उस समय 1986-87 में। तो मैं किसी सिलसिले में दिल्ली गया और वहाँ पे किसी एनिमेटर से मिला। फिर दरीबा कला जो है चांदनी चौक के पास, वहाँ से मैं आ रहा था और नागराज की बहुत सारी जो पहली जो प्रताप मलिक के हाथ की बनी हुई जो कवर पेजेज होते थे, और ध्रुव नहीं था उस समय, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो संजय जी बैठे थे वहाँ, उनका एक ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन का एक दुकान थी नई दरीबा कला में। हाँ, मैं पवन कॉमिक से मेरी शुरुआत होती है। पवन कॉमिक, फोर्ट कॉमिक और इस तरह के बहुत छोटे स्तर के कॉमिक थे। गोयल कॉमिक थी। तो वहाँ मैंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे और लेकिन मैं जब संजय जी से मिला वहाँ पे तो उनको मैंने अपने एनिमेशन का पोर्टफोलियो दिखाया था। 87 की बात है या 86 के लास्ट की बात है। लेकिन मैंने वहाँ पे प्रताप मलिक की कॉमिक देखी। इससे पहले जब हम स्कूल में हुआ करते थे ना, तो एक लाइब्रेरी क्लास हुआ करते थे, उसमें भी मेरे को अमर चित्र कथा मिलती थी। 4-5 कॉमिक लेके हम पढ़ते थे। मैं खाली चित्रों को देखता था। मतलब राम वायरकर के काम मुझे पसंद थे, दिलीप कदम, दिलीप और प्रताप मलिक और भी जितने भी लोग थे जो अमर चित्र कथा के लिए काम करते थे। तो मेरी दुनिया जो है ऑलरेडी बन चुकी थी एक कॉमिक की और कैरेक्टर्स की। लेकिन मुझे जब इन लोगों का काम मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं अभी उस लेवल का नहीं हूँ। तो बेटर आई फिनिश माई एजुकेशन फर्स्ट। तो मैं अपनी पढ़ाई पे लगा रहा। लेकिन जो मेरी मुलाकात हुई 1987 में 88 में संजय जी से, तो वो हमें पता नहीं वो कैसे स्पॉट कर लेते हैं कि ही इज़ मेड फॉर मेकिंग कॉमिक और समथिंग लाइक दैट। तो एक संपर्क बना रहा। मेरे हॉस्टल का एक रूम नंबर था 201 डालमिया हॉस्टल, और वहाँ पे हमारे पास हर महीने एक 15 पैसे वाला येलो कलर का एक चिट्ठी आया करती थी। शलभ जी लिखते थे और भेजा जाता था कि प्रिय दिलीप जी, आप जब भी हो सके दिल्ली आइए, अपने ऑफिस में आइए, और हमको बुलाया करते थे। तो फिर 92 की बात है। 92 में एक दिन मुझे ढूंढते हुए संजय जी और विवेक जी आए हमारे घर पे, और इन्होंने कहा कि आप चलिए राज कॉमिक के में अपनी सेवा प्रदान करिए। तो मैं गया। एक दिल्ली में ही मैं रह रहा था। मैं यमुना पार में रह रहा था, पांडव नगर में, और मुझे जाना था बुराड़ी। बुराड़ी एक जगह है जो कि भारतीय इतिहास में कॉमिक के इंडस्ट्री के लिए स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाना चाहिए बुराड़ी को। तो बुराड़ी इतनी छोटी जगह थी कि उसको संत नगर बुराड़ी बोला जाता था। संत नगर वॉज अ बिगर प्लेस। और तो मैं बुराड़ी गया। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है शायद, वहाँ पे कैंप बोलते हैं उसको,
कैंप से अगर मुझे बुराड़ी जाना है तो एक अद्भुत सा ऑटो चला करता था, उसमें एक्सीलेटर उल्टा दबाया जाता था। बहुत ही गंदी व्यवस्था थी वहाँ पे जाने की, और रोड बहुत ही गंदे से थे, टूटी फूटी सड़क थी। वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। इसी वजह से हम लोगों से बोला जाता था कि आप मत आइए। तो मैं गया वहाँ पे राज कॉमिक के ऑफिस में। एक नीले रंग का बड़ा सा दरवाज़ा होता था, जो कि इनका सिंबॉलिक राज कॉमिक का ऑफिस होता था। तो एक बुराड़ी में मैं अंदर गया तो एक सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे एक घर का सदस्य ही है, बहादुर नाम है उसका, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बंदा था। तो बहादुर वहाँ पे होते थे, और कम से कम 100-200 गड्डियाँ बनी रहती थी वाइट कलर के बोरे से सिल के, उसके अंदर किताबें ही किताबें होती थी, और वो ट्रकों में लद के जाया करती थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पहले वो किताबों से सामना होता था, उस पर पर्पल कलर से लिखा रहता था एड्रेस। फिर एक सीढ़ी सा हुआ करता था, वहाँ से नीचे जाओ तो एक बड़ा सा ऑफिस था, जिसमें 3 मुख्य केबिन थे। एक श्री राजकुमार गुप्ता, जो कि संस्थापक हैं राज कॉमिक के, उनका एक ऑफिस होता था, चैम्बर होता था। काफ़ी लोग उनको भाई साहब बोलते थे। और फिर संजय जी का एक केबिन होता था, और मनोज जी का एक केबिन होता था, और सामने जो वहाँ के मैनेजर थे विवेक जी, वो वहाँ पे बैठा करते थे। और पीछे जो है काफ़ी सारे कलरिंग के लोग और कैलीग्राफी के लोग, इस तरह के लोग बैठा करते थे। तो आप एक ऐसी ऑफिस की रचना सोचिए कि जहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे का फैन है। फैंडम चलता था। एक ऑफिस जहाँ पे मैं संजय जी का फैन हूँ, संजय जी मेरे फैन है, मैं इधर करवट बदलो तो आप अनुपम जी को देख लो, आप अनुपम जी के फैन है। फिर मतलब एक फैन लोगों का एक मेला था, और सभी लोगों का एक ऑरा था। मतलब अगर उधर बगल से गुजर जाए कोई तो लगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो इतिहास, जीता जागता इतिहास जाला, एक लीजेंड। तो चलिए, ये तो हो गई ऑफिस, जहाँ पे लंच के टाइम पे हम लोग बैठ के, कभी मैं दूर से आया हूँ तो कभी जो कलरिंग आर्टिस्ट हैं या कोई भी आर्टिस्ट, वो हम सम्मान समझता था कि आइए आप शेयर करिए हमारा फूड। कभी मनोज जी ने कहा जावेद जी खाना खाओगे, तो फिर मैं बैठ के उनके यहाँ खा लिया। और आप एक बात और समझिए कि आप खुद ही देख लीजिए कि अगर आपके घर आपसे मिलने कोई आ रहा है तो आपके 2-4 घंटे वैसे ही खराब हो जाते हैं। मतलब खराब नहीं, मतलब यू आर नॉट वर्किंग दैट टाइम, एक व्यक्ति के आने से। और संजय जी और मनोज जी या राजकुमार जी, इनसे मिलने वालों की होड़ लगी रहती। तो अगर, और उनसे दिन भर में 10 लोग आके मिल रहे हैं, ज्यादा ही होंगे, हमने कम नंबर बताया, लेकिन फिर भी एक दिन में वो 10 कहानियों को एडिट कर रहे हैं, स्टोरी राइटर से मिल रहे हैं, और वो भी काम कर रहे हैं। मनोज जी को पूरी मार्केटिंग देखनी है, दिन भर लगे हैं, इधर चेक भेजना है, उधर पेमेंट आना है, इधर ये, तब भी वो क्रिएटिव हैं, बैठ रहे हैं स्टोरी के डिस्कशन एक ही दिन में। और 9 बजे मान लीजिए ऑफिस खुल रहा है, तो संजय जी जिम विम जाके और स्विमिंग करके, और सबसे पहले संजय जी आ गए 8 बजे, सोच लो, और रात को जा रहे हैं 11 बजे। और ये 365 दिन भाई, नो होली, नो दिवाली, नो मतलब एवरी डे। तो डेडिकेशन जो है वो हमने इन लोगों से सीखा, डिसिप्लिन इन लोगों से सीखा। अब आते हैं, ये तो हो गया ऑफिस से जरा सा नीचे उतर के, मतलब छत के रास्ते से वहाँ से नीचे उतर के, एक पीछे एक बहुत बड़ा सा एक लॉन मान लीजिए, वहाँ पे ग्रीनरी होती थी। वहीं पे एक थोड़े से हैंडीकेप्ड एक व्यक्ति था जिसका नाम भोकाल था, और वो व्यक्ति गोभी उगाता था, सब्जियां होती थी थोड़ी बहुत, गाजर मूली भी होता था। गर्मियों का अलग आनंद था राज कॉमिक के ऑफिस में, और जाड़ों का अलग आनंद था। और मैं तो कई बार ऑफिस में रुका हूँ, मतलब लखनऊ से, जब मैं दिल्ली में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लखनऊ से चले गए, कहीं होटल में नहीं गए, वहीं रुक गए, ऑफिस में ही रुक गए। वहाँ पीछे बहादुर भी रहता था, पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी, नहाने धोने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे साथ कभी कुछ आर्टिस्ट भी चले जाते थे, तो हम वहीं रुक जाते थे। तो वहाँ पे एक केबिन था जहाँ पे अनुपम सिन्हा बैठ के अपनी कॉमिक बनाते थे।
और हम सभी लोगों को ऐसा लगता था ना कि मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ। यहाँ तक कि मान लीजिए मैं कॉमिक बना रहा हूँ तो संजय जी को लगता था कि मैं जाके और दिलीप चौबे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। और हम लोग जो आर्टिस्ट थे वो बोलते थे कि आओ भाई आओ, बैठो, थोड़ी बातचीत हो जाए। तो एवरीबडी वाज बिजी, एवरीबडी गॉट एन ऑरा। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का फैन है। तो कैसी जगह होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो वहाँ अनुपम जी बैठे हैं, कभी वहाँ सुरेश डीगवाल भी उनके साथ बैठे हैं, कभी सुनील पांडे बैठ के वहाँ कैलीग्राफी कर रहे हैं और आपस में बातचीत भी हो रही है और काम चल रहा है। वो एक स्मेल जो राज कॉमिक के ऑफिस में जो इंक होती है ना, किताब की इंक, उसकी एक महक होती है। एक तरफ बाइंडिंग हो रही है, कैसे मैनेज करते हैं, ओरिजिनल आर्ट वर्क रखे हैं, बड़े बड़े स्कैनर रखे हैं, कलरिंग में उधर राकेश गुरंग लगे हैं, उनकी श्रीमती जी भी लगी रहती, श्रद्धा गुरंग उसके साथ वहाँ पे लगी रहती थी। और जरा सा अंदर जाइए तो एक केबिन होता था और पीछे ना बाइंडिंग होती थी, बुक बाइंडिंग। तो वहाँ पे बहुत सारे लेबल लगे रहते थे, किताबें छप रही हैं, छपती तो नहीं थी, राज कॉमिक कहीं और से छप के आती थी, बट वहाँ कटिंग मशीन थी, उसकी एक खटर खटर की एक आवाज़ आती थी, वहाँ पे चॉपिंग। बाद में मैंने उसको हम लोग सब लोग मिलके वो वाले एरिया को आर्टून्स का एक ऑफिस बनाया। बाद में राज कॉमिक का भी वही ऑफिस हुआ, बट हम उससे पहले की बात बता रहे हैं। तो वहाँ पे एक केबिन सा होता था, वो सब फैक्ट्री था। वहाँ श्री श्रद्धेय नरेश जी का वो एक डेन था, नरेश जी बैठे हैं वहीं पे, और उनके बगल में हनीफ जी बैठ के कहानियाँ लिख रहे हैं, कहानियों पे कहानियाँ। तो हम लोग सोचते थे कि ये आ जाए जरा हमारे पास, थोड़ी बैठ जाए, थोड़ी दुनियादारी की बातचीत हो जाए, लेकिन सभी को लगता था कि हम कहीं उनको जाके डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। तो नरेश जी थे, तौफिक वहाँ पे कभी कभी बैठता था। तौफिक लेफ्ट हैंडर था, हमारी काफ़ी बातें होती थी और तौफिक वहाँ पे काला कौवा बना एंथोनी बना रहे थे वहाँ पे, बनाते रहते थे मतलब। और उसके बाद ये नए नए बच्चे भी आते थे, कभी दिख जाते थे, मिलते थे। ललित कुमार शर्मा, जगदीश, प्रदीप सहरावत से भी शायद मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। और बहुत सारे इंकर होते थे। एक अच्छा जो मनु से एक दो बार हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, या मैंने उनको देखा। प्रताप जी को मैंने देखा एक दिन, मैंने उनके चरण छुए। धीरज जी से वहाँ पे भी बातचीत होती रहती थी, मुलाकात होती रहती थी। और जनकपुरी में मैं उनके घर भी कभी कभी जाया करता था देखने के लिए। पूरी फैक्ट्री टाइप, इतना डेडिकेशन यू कैन नॉट बिलीव। सभी के हाथों में एक ड्राइंग बोर्ड है और पेपर रखा हुआ है, पेंसिल चल रही है, इरेज हो रहा है। ये जितने सुपर हीरो आप देख रहे हो हमारे आंखों के सामने बन रहे हैं, हम भी बना रहे हैं वहाँ पे। हम लोगों को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग के साथ एक वर्ड जुड़ेगा, लेजेंडरी आर्टिस्ट, या हम लोग कुछ हिस्ट्री बना रहे हैं। एकदम से एक डेडिकेशन था, एक माहौल था, एवरीबडी सो कंपटीशन। ऐसा वाला कंपटीशन नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन किसको बोलते हैं। मैंने देखा कि एक सेट कॉमिक आई, उस सेट में नया सेट आ गया। नया सेट में एक धीरज जी की कॉमिक है, एक अनुपम जी की कॉमिक है, एक मनु की कॉमिक है। तो मेरी कॉमिक क्यों नहीं है? तो उसके लिए हम रात दिन जग के एक दो कॉमिक ऐसे बना रहे थे, थोड़ा स्पीड बढ़ाए। और किताब 32 पेज की मान लीजिए हम बना रहे थे। 32 पेज की किताब अगर हम बीच में पहुंचे हैं और एक वाइट बोर्ड लगा रहता था, उस पे सेट के नाम लिखे रहते थे कि अगला सेट जो 3 महीने बाद का प्लान है, उसमें एंथोनी की एक कॉमिक जा रही है, एक डोगा की जा रही है, और एक ये जा रही है, वो जा रही है। तो वो एक लिस्ट होती थी, वो हमको दिखता था यार अगले वाले लिस्ट में तो मैं हूँ ही नहीं, उसके अगले वाले में भी नहीं हूँ। तो थोड़ा प्रेशर डालो, थोड़ा अपने आप पे और ज़्यादा काम करो। और हमको इतनी तेज कॉमिक बनानी होती थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉमिक ना बनाए तो मैंने एक कॉमिक बनाई और पता चला मैं इतना बिजी हूँ या नहीं बना पाया, तो अनुपम जी ने मेरा कवर बना दिया। अब हमको लगता था यार मेरी कॉमिक है, हमको बनाना चाहिए था, तो हमको स्पीड अप करना पड़ता था कि और कॉमिक बनाने से पहले उसका एक ऐड बना के देना पड़ता था कि उसका ऐड आ गया और
ऐसा नहीं था कि कोई अफरा तफरी थी, सब कुछ चिल था। मतलब आप बैठ के विवेक जी से घंटों बात कर लो, वो भी एकदम आराम से तसल्ली से आपसे बात कर रहे हैं। ये लोग भी बिजी होते थे। संजय जी के ऑफिस में, जहाँ संजय जी बैठते थे, वहाँ पे उनका एक गुफा थी, गुफा वो लाइब्रेरी थी। वो व्यक्ति जो हैं किताबों के बीच में रहना, सोना, खाना पीना, ये एक अद्भुत सा एक स्वर्ग था। उनके पास सारी डीसी मार्वल की, हम लोग एक तरह से वो लाइब्रेरी थी जहाँ से हम 4 किताबें उठा के ले जाते थे दुनिया देखने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैंने मनीष जी के साथ भी काम किया, संजय जी के साथ भी काम किया, राजकुमार जी के साथ भी काम किया, मनोज जी के साथ भी काम किया। अभी वो सौभाग्य नहीं है कि उनके बच्चों के साथ काम करूं, लेकिन वो भी होगा। तो ये जो कॉमिक बनाने की जो प्रक्रिया थी, एक जो उसकी स्टार्टिंग होती है कहानी से। कितने भी आर्टिस्ट, संजय जी ने खुद मेरे से बताया कि चौबे जी, हमारा एक ही लक्ष्य होता था कि आर्टिस्ट कभी खाली ना हो। और मैं आपको बता दूं कि 15 साल अगर मैंने राज कॉमिक के लिए काम किया, उसमें से सिर्फ एक दिन ऐसा था जिस दिन मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। सिर्फ एक दिन, वो भी इसलिए क्योंकि कुरियर की कुछ समस्या हो गई थी, मुझे टाइम से नहीं मिला। तो ये एक हम लोगों ने एक जिंदगी जी है और एक स्वर्णिम युग देखा है, उसमें हमारा एक छोटा सा योगदान रहा है। और अगर हम कॉमिक के बारे में बात करें, इंडियन कॉमिक के बारे में बात करें, तो हम इसको चाहें तो 3 भाग में हम इनको बांट सकते हैं। और जो पायनियर्स हैं कॉमिक में, इंडिया में जो पायनियर्स हैं, उसमें मैं अनंत पाई साहब को देखता हूँ, शंकर को देखता हूँ, या प्राण साहब को देखता हूँ। ये लोग पायनियर हैं। इन्होंने कॉमिक कल्चर जो है भारत के अंदर लाने में, आबिद सुरती भी हैं उसमें, गोविंद ब्रह्मनिया भी हैं जिन्होंने बहादुर की, तो ये पायनियर हो गए। फिर एक गोल्डन एज ऑफ इंडियन कॉमिक, जिसको मैं अपनी तरफ से, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं मान लेता हूँ उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन कॉमिक। और फिर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी न्यू इंडियन कॉमिक, न्यू एरा ऑफ इंडियन कॉमिक मूवमेंट। तो ये 3 भाग हैं जिन पे मैं आपको थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सभी आर्टिस्टों का अपना अपना स्टाइल रहा इस गोल्डन एरा में। मेरे जो पसंदीदा, जो सबसे अच्छा जिनका काम मुझे लगा न्यू एरा में, न्यू एरा नहीं, मतलब ये जो गोल्डन एरा है, उसमें सभी फैन हैं। मतलब एडिसन जॉर्ज के, मनु के, एवरीबडी इज बिग फैन ऑफ एडिसन जॉर्ज, बिकॉज he showed us camera angle, proportions, he showed us anatomy, और जो सीक्वेंशियल आर्ट में जो फेस होते हैं किस तरह से रिजेंबल होते हैं, एक जैसे फेस, रियलिस्टिक, मतलब एकदम रियलिस्टिक, लाइट एंड शैडो, डायनामिक कैसे होता है, इवन जस्ट फ्लैट कलर उनके आर्ट वर्क निखर के आते थे। तो एडिसन जॉर्ज was रोल मॉडल फॉर एवरी आर्टिस्ट, आई बिलीव सो। एंड देन तो गोल्डन एज में प्रताप मल्लिक जी हैं जिन्होंने बहुत सारे नागराज पे काम किया, और इन्होंने पूर्व में इन्होंने अमर चित्र कथा के लिए काम किया। फिर अनुपम सिन्हा जी हैं जिन्होंने कहानी लिखना और आर्ट वर्क करना। मैं देखता था कि कहानी लिख ली, मतलब साथ में चल रहा हूँ। मैंने पूछा, अनुपम जी कैसे कर लेते हो? बोले बस हो जाता है। तो वो पेंसिल से एक बबल लिख लेंगे, उसी में अपने हाथ से पेंसिल से कैलीग्राफी कर लेंगे रफ सा, ताकि सुलेख के लिए सुनील जी उसके ऊपर अच्छे से कैलीग्राफी, मैनुअली होता था कैलीग्राफी भी। तो अनुपम जी हो गए। दिलीप कदम, अगर कंसिस्टेंसी देखा जाए दिलीप कदम जी की, तो जैसे शुरुआत में उन्होंने काम किए हमेशा वैसा ही काम रहा। तो ये सबके लिए रोल मॉडल रहे कि कंसिस्टेंसी कैसे होगी। जितेंद्र बेदी जी थे जिन्होंने हवलदार बहादुर और बांके लाल पे काम किया बहुत सारा। और धीरज वर्मा जी बहुत ही अच्छे मित्र थे हमारे, और बहुत जुझारू थे, और जूडो कराटे भी जानते थे, और हाइट भी उनकी अच्छी थी, और एकदम डेडिकेटेड, थोड़े फैशनेबल भी थे। कभी दाढ़ी रख ली, कभी लंबे बाल थे धीरज जी के भाई। तो
उनके घर में 7-8 लोगों का मजमा लगा रहता था और एक अच्छा सा स्टूडियो था उनका। विनोद कुमार जी बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और बहुत हम्बल। मतलब ये जितने भी आर्टिस्टों के नाम मैं बता दे रहा हूँ ना, आपको लगेगा कि इनका ऑरा है, ये लेजेंडरी हैं, और ये हम सभी लोग इतने हम्बल रहे, कभी कोई ईगो टाइप की कोई चीज़ नहीं आई, मैं बेहतर वो बेहतर वाली हम लफड़े में पड़े ही नहीं भाई। और हमने डेडिकेशन किसको बोलते हैं कॉमिक का, हमने किया। फिर नए जमाने के बच्चों को भी हम उसमें ही डालते हैं, उसी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कॉमिक में, चाहे वो ललित कुमार शर्मा हो या दिलदीप सिंह हो या टीकाराम सिप्पी जी हनीफ जी तो है ही हैं। हनीफ जी का लड़का भी कॉमिक पे काफ़ी काम किया था, विट्ठल कामले जी और चंद्रशेखर ए और नन अदर देन दिलीप चौबे तो मैं भी हूँ उस लिस्ट में। सुनील पांडे जी बहुत कैलीग्राफी किए और कलर स्कीम भी किए, और अभिषेक मलसूनी हैं और हेमंत हैं। हेमंत ने बहुत अच्छा काम किया। तौफीक हैं, सुरेश डेगवाल हैं, नरेश जी हैं, और ये लोग काम किए इस गोल्डन एरा में। बट ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पेंसिल से ड्रॉ किया, लेकिन बिना इंकर के किताब आगे नहीं बढ़ती, तो एक इंकर हो गया। और भी जो स्टूडियो के अंदर जो आर्टिस्ट होते थे, आपको वो एक टर्म बताते हैं जो कि हम ही लोगों ने इजाद किया। तो पेंसिल से हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए, तो एक बंदा होता था वो रबड़िंग करता था रबर बोलते थे हम लोग, जो इरेजर होता है ना, तो पेंसिल से हमने बना दिया मान लीजिए, और विनीत सिद्धार्थ ने हमारी इंकिंग कर दी। तो एक बंदा होता था वो बैठ के पूरी पेंसिल को मिटाता था, रबड़िंग, और 4-5 इरेजर खत्म हो जाते थे वो पेंसिल को इरेज करने में, और पेंसिलिंग हमारी गायब हो जाती थी और वो इंक में परिवर्तित हो जाती थी। तो कॉमिक बनता ही इस तरह से था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो एक स्मेल होती थी इंक की, जहाँ पे एक ऑफिस है, दोपहर में वहाँ पे पराठे के डब्बे खुल रहे हैं, किसी ने मेथी आलू की सब्जी लाई है, मनोज जी हमेशा 2 रोटी एक्स्ट्रा ही ले आते थे, शायद मेरे लिए लाते थे या पता नहीं। तो ये काम करना एक कॉमिक इंडस्ट्री के लिए, और वो एक जीवन जीना उनके लिए, ये बहुत ही अद्भुत था। बहुत सारे कॉमिक कंपनियां भी थी, सबका अलग अलग तरीका होता होगा। डायमंड कॉमिक्स में कुछ अलग होगा, मनोज में, तुलसी में, वहाँ जो लोग काम कर रहे होंगे उन लोग के तरीके, उनके बैठने के तरीके, ये सब अलग होंगे। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यू एरा जो आजकल चल रहा है। तो 1960s से हमने शुरू किया था वो अमर चित्रकथा और इंद्रजाल कॉमिक, और 2000 तक के बारे में हमने बात की। और अब एक नया जनरेशन है जो कि कॉमिक इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहा है, जिसमें होली काउ एंटरटेनमेंट एक प्रमुख है, जिसमें विवेक जी गोयल हैं जिन्होंने रामायण, अघोरी और इस तरह की कॉमिकों में काम किया। हालांकि विवेक जी ने शायद किसी इंटरव्यू में मैंने देखा कि इन्होंने राज कॉमिक में कुछ इंकिंग भी की थी। बहुत अच्छे इंकर हैं, मैंने इनकी इंकिंग देखी है, फिजिकल कॉपी देखी है। विवेक जी, आपको शायद पता नहीं है कि करणवीर अरोरा हमसे मिलने आए थे और विमानिका के कुछ पेजेस थे, मैं दिल्ली में ही था, तो उन्होंने आपके कुछ पेजेस दिखाए थे। दैट वाज सो ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो विवेक जी गोयल हैं, और विवेक जी सिंगापुर कॉमिक कॉन में भी इनका स्टॉल लगता है, और अभी भी शायद जाते होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनली इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाहर भी। आई लुक अप टू गौरव श्रीवास्तव, जिन्होंने होली काउ के लिए बहुत सारी किताबें बनाई, एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर न्यू एरा एंड इवन फॉर मी ऑल्सो। गौरव जी से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, मिलूंगा कभी ना कभी। मुकेश सिंह जी हैं, ही इज़ ऑलवेज अ रोल मॉडल। आई वॉज सो अमेज्ड टू सी। इवन अभिषेक सिंह भी, उनका भी काम मैंने देखा था, जो रावण वर्जिन के लिए उन्होंने काम किया। सुमित कुमार हैं जिन्होंने, प्रसाद पटनायक हैं, अश्विन कलमाने एक राइटर हैं, और इनका भी कंट्रीब्यूशन है। शाओमिन पटेल से मैं मिला हूँ,
और इन्होंने इंडसवर्स के लिए भी कुछ काम किया है। और अनिरुद्ध सिंह हैं, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके लिए ये तिरंगा का आर्टवर्क मैं बना रहा हूँ। आलोक जी, उनकी भी एक किताब है, इंडसवर्स पब्लिकेशन हाउस है, वो एक नए एरा की कॉमिक है, चीज़ बर्गर कॉमिक है। इनसे एक बार हमारी शायद बात हुई थी। वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आनंदी अभिलाष हैं उसके के साथ जुड़े हैं। ये लोग इंडियन कॉमिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुल्सआई प्रेस है जिसमें रविराज जी काम कर रहे हैं, उसको एक पब्लिशिंग हाउस है जहाँ पे बहुत धांसू किताबें उन्होंने बनाई। अभी अदीरा मोही, राज रहमान, ड्रैकुला, इन्फर्नो, ये सब मैं देखता रहता हूँ। और अभी मुलाकात नहीं हुई है, होगी किसी कॉमिक कॉन वगैरह में, मैं भी धन्य हो जाऊँगा। तो ये इन लोगों ने बीड़ा उठाया है आगे कॉमिक को आगे ले जाने के लिए। और सॉरी अगर मैं कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ। तो याली ड्रीम क्रिएशंस हैं जिसमें जो लोग कॉमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें प्रमित संतरा नाम था शायद, एक रक्षक कॉमिक की, विकास सतपति हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त पेंसिलर हैं, अभिलाष पांडा बहुत ही ज़बरदस्त और काम कर रहे हैं। और इन्होंने पेंटिंग से BHU से पढ़ाई की है, जो कि मेरे लिए भी एक सम्मान की बात है। और विश्वनाथ मनोकारन जी हैं, और तमल साहा जी हैं, तनम ग्याडू और दीप जॉय सुब्बा, ये यंग ब्लड हैं। इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे अपनी याद आती है कि जो जोश हमारे अंदर हुआ करता था वो इन लोगों के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है। कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। वैभव पांडे हैं, इन्होंने कुछ कैलीग्राफी की कैरावान के लिए। प्रिंस आयुष से शायद मेरी अभी मुलाकात हुई थी, वो भी कुछ काम कर रहे हैं एज ए इलस्ट्रेटर। अशोक राजगोपालन जी हैं, ये काम कर रहे हैं। और राइटर लोग, जो लोग रीढ़ की हड्डी होती हैं कॉमिक में, उसमें आई एम अ बिग फैन ऑफ शामिक दास गुप्ता। अश्विन से तो अभी मुलाकात नहीं हुई है, होगी किसी कॉमिक कॉन में, आता हूँ जल्दी। विजय रविंद्रन हैं, और शायद इनका कुछ सिंगापुर से भी संपर्क था, मैं भी काफ़ी दिन सिंगापुर में रहा। तो ये तो और कुछ बच्चे हैं जो हमारे देश में ही रहते हैं और विदेश के लिए भी काम करते हैं, जिसमें तडम ने भी कुछ स्पाइडरमैन के लिए काम किया, अभिषेक ने भी काम किया। तो ये एक चैप्टर है जो कि कॉमिक के आर्टिस्ट, जिनको जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं उसके पीछे एक व्यक्ति होता है, जिसकी एक घर होती है, एक दुनिया होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, और वो इसको प्रोफेशनली करता है, कुछ पैसे आते हैं, उसके भी सपने होते हैं दुनिया घूमने के, अच्छे से अच्छा काम करने का। तो एक अंधेरे से कमरे में, अंधेरा तो नहीं मतलब एक छोटे से स्टूडियो में एक डेस्क होता है और एक ड्राइंग बोर्ड होता है और एक स्क्रिप्ट होता है, और उसके पास 2-4 फेवरेट पेंसिल होती है। तो वो पहले विजुलाइज करता है, फिर उस पेज को बनाता है, और वो खुद ही अपना क्रिटिक होता है। हमारा एक सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे लोगों के साथ काम किया, चाहे वो संजय जी हों या मनोज जी हों, जो लोग कला के कदरदार थे और कदरदान थे, और आर्ट को और आर्टिस्ट को उन्होंने इतना सम्मान दिया। चाहे वो राजकुमार गुप्ता हो, आर्टिस्टों को बहुत इज्जत मिली, उनके आर्ट को वो लोग बहुत ही सम्मान दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कि किसी फ्रेम में उन्होंने कहा हो कि ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप बदल दो, कभी नहीं कहा। मैंने तिरंगा के 100-150 कॉमिक बनाई। और रही बात, जो लोग आप लोग हो, जो हमारे फ़ैन हो, आप पढ़ते हो, आप एक समय निकाल के पढ़ते हो, पैसे लगाते हो, किताब खरीदते हो, और आपका हक बनता है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करो। हम लोगों ने कभी उसको अन्यथा नहीं लिया। मुझे भी काफ़ी लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि दिलीप जी, जैसे ही मैं आपका नाम देखता था कॉमिक पे तो मैं नहीं खरीदता था, क्योंकि मुझे आपका काम पसंद नहीं है। वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति मिलता है, बोलता है कि आंखों में आंसू लेके, और बोलता है कि आप मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हो, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर तिरंगा है। तो ये 2 तरह के लोग हमसे मिलते हैं, और
किसी को फाइटर टूर्स पसंद है, किसी को गमराज पसंद है। एक जर्नी होती है एक आर्टिस्ट की, वो अपना टाइम निकाल के किसी तरह से प्रेशर में काम करता है कि ये इस सेट में जल्दी से जल्दी जाए, हर सेट में मेरी कॉमिक हो। ये एक लगन होता है, एक कोई फोर्स नहीं कर रहा होता है, बट एक जज्बा होता है कि नहीं, मुझे ना हर सेट में मेरी एक कॉमिक होनी ही चाहिए। उसके लिए वो रात दिन काम करता है। कभी मैं 2 बजे का अलार्म लगा के काम किया, कभी 7 बजे उठा तो मुझे अंदर से घृणा हुई कि यार मैं इतनी देर क्यों सोया। तो ये एक बहुत ही बड़ी जर्नी रही, जिसके अंदर हर आर्टिस्ट की एक पर्सनल, उसके अंदर एक इमोशन है एक एक फ्रेम में। और हम लोग इम्प्रूव किए, मतलब अब पहले जैसा भी काम था, अभी मैं आपके सामने ये तिरंगा बना रहा हूँ, आप देख लो मेरे काम में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो वी ऑल्सो स्ट्रगल, बिकॉज हमारे पास कोई साधन ही नहीं था। वी डोंट हैव एनी रेफरेंसेज, और या तो हम घर चला लें या हम रेफरेंसेस कलेक्ट करें, और कोई गूगल नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। जो हमारे दिल में आता था, दिमाग में आता था, और जो छोटे छोटे कतरन जो रेफरेंस के होते थे वो स्टेपल करके हनीफ जी लगा देते थे कि ये दृश्य कुछ ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। तो दैट वाज आवर रेफरेंस ओनली। और प्राउड भी फील होता था कि संजय जी ने हमारे पास 4 कहानियां रख दी हैं तिरंगा की, 2 टोड्स की, 1 गमराज की, और एक मल्टी हीरो की, मतलब 4-5 हीरो हैं। अब डोगा जिस तरह से मनु ने बनाया वैसा तो कोई नहीं बना सकता दुनिया में, लेकिन परमाणु जैसा उन्होंने बना दिया कोई नहीं बना सकता। लेकिन हमारे कॉमिक में तिरंगा के साथ परमाणु है, तो हमको कुछ रेफरेंस भी दिए जाते थे। और एक और चीज़ होती थी जो कि ये बहुत ही इमोशनल है, कि जब भी कोई भी कॉमिक का प्रिंट होता था, ये नहीं कि जिसमें मेरा नाम छपा है या मेरी किताब छपी है, एक सेट आता था हमारे साथ कि जो नया सेट है वो आपके पास पहुंचा दिया जाए। तो हमारे पास एक बड़ा लंबा चौड़ा कलेक्शन है। अभी हम यहाँ नहीं है, बट एक जगह है जहाँ पे जितने भी कॉमिक छपे वो हमारे पास, हर आर्टिस्ट के पास एक 6-7 कॉमिक का एक सेट हर महीने आता था कॉम्प्लीमेंट्री। तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर्सनल स्टोरीज हैं, जो मूवमेंट जो हम लोगों ने जिया उस गोल्डन एज में। मुझे याद है एक बार संजय जी, मनोज जी सपरिवार सिंगापुर आए, तो मनोज जी ने फ़ोन किया कि चौबे जी आप क्या लाऊं मैं आपके लिए इंडिया से। तो मैंने कहा यहाँ पे ना हल्दीराम के नमकीन जो इंडिया में मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं, या कम मिलते हैं सारी वैरायटी। तो हाँ, तो मनोज जी ने एक बड़ा सा डब्बा, जिसमें हल्दीराम ने जितनी नमकीन आज तक बनाई है वो सारी नमकीन लेके पहुँच गए वहाँ पे। और होटल का नाम नहीं याद आ रहा है, उस होटल में हम वहाँ पे मिले। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, अरे दे दनादन में जो होटल था वही वाला होटल था, उसी में वो थे, वहाँ पे सपरिवार थे। फिर हमने डिनर विनर किया, और जब डिनर कर रहे थे तो गेस करिए उन्होंने मेरे को क्या गिफ्ट दिया। उन्होंने एक सेट कॉमिक जो अभी नया नया छपा है वो हमको दिया। मतलब वो एक तरीका है कि अपना काम जो अभी नया हुआ है, उनके अंदर भी वही चाइल्डहुड अभी भी है। अगर आप जो चीज़ बना रहे हो वही आप गिफ्ट दे रहे हो, तो वो जो प्रेम है कॉमिक के प्रति वो दिखता है। तो हम लोग एक साथ कभी काम किए थे, अब हम थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संबंध खत्म हो गए। वो जो सम्मान आर्टिस्टों को संजय जी या मनोज जी द्वारा, अब तो हम भाई हो गए, मतलब एक जैसे लगने लगे। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो अभी हम कॉमिक कॉन में स्टॉल था तो मनोज जी के घर से ही खाना आ रहा था, चौबे जी राजमा चावल खाओगे? तो ये प्रेम होता है, ये तरीका है कि हाउ अ पब्लिशर एंड आर्टिस्ट आर सो कनेक्टेड। और वो जो एरा था जिसके अंदर मैं बना रहा था, काम कर रहा था, वो एक टाइम था जिसको हमने बहुत अच्छे से जिया। और मैं एकमात्र हिंदुस्तान में एक बंदा हो सकता हूँ जो इस बात पे गर्व करे कि उसको जो कैरेक्टर मिला उसका नाम देशभक्त तिरंगा था। और आज भी मेरी पहचान तिरंगा से होती है। कहीं भी लोग मिलते हैं, कॉमिक कॉन में गए थे तो एक लड़का तिरंगा का कॉस्ट्यूम पहन के आया था, मेरे पास आया और गले लगा, और उसके आंखों में आंसू थे। तो ये जीवन का एक पड़ाव है, और आज मैं फिर से तिरंगा बना रहा हूँ। और वो अद्भुत खुशी, वो पुरानी कहानियाँ सब आ गई दिमाग में।
वैसे जो नए ज़माने के बच्चे हैं जिनको हम जेनरेशन ज़ी बोलते हैं, उन लोगों को नहीं पता कि ये तिरंगा कौन है। और मेरे साथ ही अभिनव काम करते हैं, तो अभिनव सारे कैरेक्टर के कलेक्टिबल पे काम कर रहे हैं। तो कल मैं जब तिरंगा बना रहा था तो उन्होंने कहा कि पेंसिलिंग स्टार्ट की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो ये देखिए मैं कोने में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ तिरंगा की कुछ कॉमिक के कवर पेज मुझे दिखाई दिए इंटरनेट से। तो ये किनारे ये जो कॉमिक देख रहे हैं, मैंने करीब 100 के ऊपर तिरंगा की कॉमिक बनाई होगी और 50-60 तो फाइटर ड्रोड्स की ही बनाई थी। कॉमिक बनाते समय ना मैंने जैसे बताया कि सब एक दूसरे के फ़ैन हैं, सारे लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं, और अनुपम जी ने ऐसा कुछ बना दिया था फाइटर ड्रोड्स, जिसको हम क्लासिक फाइटर ड्रोड्स बोलते हैं। और एकदम से मेरे को कहा गया कि चौबे जी अब ये अनुपम जी बड़ा बिजी हैं, उनके पास नागराज है, ध्रुव है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो एक लेगेसी थी टोर्च की, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी और बैलेंस बनाना पड़ता था रियलिस्टिक और स्टाइलाइज में। तो फाइटर टोर्च के मैंने यहाँ पे नहीं लगाए, खाली आपने देखा तिरंगा का। आप भी ये सारी कॉमिक अवेलेबल हैं, मनोज जी ने भी रीप्रिंट किए हैं, संजय जी ने भी रीप्रिंट किए हैं, और मनीष जी ने भी शायद रीप्रिंट किए हैं। तो आज भी आप मंगवा सकते हैं तिरंगा की पुरानी कॉमिक। तो मेरी पहचान बनने लगी, क्योंकि इतने लेजेंडरी आर्टिस्टों के बीच में मैं काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ी अलग सी पहचान बनानी थी। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और मेरे नाम बदल दिए गए। चौबे जी की जगह ऐबे जी बना दिया गया। मैंने उंगलियों में भी ऐब निकाल दिए। बड़े मीम्स बने उस ज़माने में भी। आज भी लोग तिरंगा को लेके रोस्ट करते हैं और मुझे लगता मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। आपको क्या पता है कि आप लोगों ने जितने फेसबुक पे रोस्ट करने वाले चैनल बनाए थे उसमें मैं शामिल नहीं था। मैं भी देखता था कि कौन क्या बात कर रहा है। आज भी शायद सवेरा मेरा जब फेसबुक खोलता हूँ तो ये जो दाल मोटिये हैं दाल मोट मैं खोलता हूँ आपके फेसबुक पे, और आजकल आप लोग सक्रिय नहीं हैं, बड़ा अफसोस होता है। तो गॉसिप में भी देखता रहा इतने साल विदेश में बैठ के। तो ये जब मैं तिरंगा के सीने पे ये जब तिरंगा बनाता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, और जब भी ये लोगो मैं बनाता हूँ मन खुश हो जाता है। सच बता रहे हैं, देश में रह के और विदेश में रह के जब आप देश के बारे में बात करते हैं, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड होती थी या राष्ट्रीय गान बजता था, राष्ट्रगान, तो मैं खड़ा हो जाता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ये है देशभक्ति और कूट के हमारे अंदर, क्योंकि तिरंगा से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली भाई। हनीफ जी उनके अंदर बहुत शेर व शायरी किया करते थे, और कुछ अच्छे भी लगते थे, और सारे अच्छे नहीं होते थे बट कुछ अच्छे लगते थे। तो ये फाइटर टोड्स हैं और थोड़े प्रेरित लगते हैं टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल से, बट मेरी एक ड्यूटी थी और मैं इसको बनाता था। तो ये ब्रश के स्ट्रोक हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मोटे वाले स्ट्रोक्स हैं वो हम ब्रश से ले लेते हैं, और हैचिंग क्रॉस हैचिंग वाले जो पार्ट हैं वो हम क्रोकिल से ले लेते हैं। तो क्रोकिल निब और ब्रश यही दो माध्यम हुआ करते थे पहले भी, और बहुत लोग थे जो फाउंटेन पेन में इंक डाल के कुछ इस तरह से किया करते थे। तो ये एक स्ट्रोक है ब्रश वाला, वो आप देखिए और आनंद लीजिए कि क्लासिकल वे, मतलब एक ज़माना था जहाँ पे सब कुछ ट्रेडिशनल था। कैलीग्राफी से लेके जो हम लोग कलरिंग करते थे कॉमिक का, वो भी ट्रेडिशनल था। मैंने तिरंगा के जितने भी अभी आर्ट वर्क देखे थे, इसमें कोई भी डिजिटल नहीं है, सब मैनुअली मैंने पेंट किया। इनके कवर पेज तो कहीं फ़ोटो कलर से करते थे, कभी वाटर कलर से, कभी पोस्टर कलर से, एक दूसरे से सीखते थे। मलिक साहब के आर्ट वर्क थे, अद्भुत हुआ करते थे, वो हम देखते थे। मनु के कवर पेज हम लोग देखते थे, हल्का सा वाटर कलर टाइप का कुछ रहता, फोटो कलर ही होते थे मेरे ख्याल से। तो ये सब ओरिजिनल आर्ट वर्क जब हम लोग अगल बगल बन रहे हैं और हाथ में आ रहा है तो उसका एक अलग ही आनंद था भाई। तो ये एक गोल्डन एरा है, और थोड़ा इनसाइड स्टोरी थी जिसके अंदर वो मनोज जी के पराठे और
बच्चों ने, जिन लोगों ने हम लोगों को अच्छे से खाना वाना खिलाया। तो बुराड़ी की बहुत सारी यादें हैं, और हम लोग का वहाँ जाना और उस बिल्डिंग के अंदर बैठना, राज कॉमिक के अंदर कॉमिक पे चर्चा करना, नए आर्टिस्ट आते थे, बडिंग आर्टिस्ट आते थे, वो लोगों को देखना, उनको समझना। मुझे याद है एक बार मैं बनारस गया था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, मैं एक लेक्चर दे रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति आया हमारे पास, वो 4th ईयर का लड़का था, थोड़ा हल्का सा तंदुरुस्त था और बहुत स्टाइलिश था, और उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि भारतीय कॉमिक का विश्व स्तरीय क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये आपके कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कॉमिक की दुनिया में आ नहीं रहे हैं। तो उनका नाम था नितिन मिश्रा, और फिर उन्होंने बहुत योगदान दिया कॉमिक में। मुझे भी बहुत लोग दिख जाते हैं जो कि कॉमिक बनाना चाहते हैं, तो वो वाला एक अध्याय है जो कि गोल्डन एरा था, और अब मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बदल गई हैं, और मैं चाहता हूं कि वही दौर दोबारा से आए। और हमारे देश में एक भी स्कूल नहीं था जहां कॉमिक बनाने की प्रक्रिया पूरी अच्छी तरीके से सिखाई जाए। उसमें बहुत सारे फाउंडेशन की स्किल सीखनी होती है, उसमें कंपोजिशन सीखना पड़ता है, सीक्वेंशियल आर्ट के जो भी चीज़ें हैं वो सीखना पड़ता है, बेसिक फाउंडेशन सीखना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज, एनाटॉमी, एक्सप्रेशंस और फ्रेम कंपोजिशन, और ये सारी चीज़ें होती हैं, कैलीग्राफी, साइज, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैंने दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स की रचना की, जहाँ पे अभी तक मैंने करीब 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा दिया। आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। अगर कोई कॉमिक फील्ड में सीरियस है और आना चाहता है तो उसको ये पढ़ाई करनी बहुत ही आवश्यक है, जिससे उनके सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। और ये हमारे देश का स्टाइल है, और ये कोई जापानीज़ मांगा स्टाइल नहीं है। यही स्टाइल हमने इंडिया में गोल्डन एरा में किया, आज भी कर रहे हैं। हमारे देश का ही ये स्टाइल है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो कि मैं चाह रहा था बहुत दिनों से कि एक पूरा प्रोसेस बनाएं, उसका वीडियो बनाएं। तो धन्य हो कि मेरे पीछे थोड़ा सा दबाव रहा आलोक जी का, और उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक तिरंगा और फाइटर टोर्च का कंपोजिशन बनाऊंगा, लेकिन 1 साल तक नहीं बनाया मैंने। तो एक दिन मेरी क्लास चल रही थी, करीब 7 बजे वाली बैच चल रही थी या 8 बजे वाली बैच थी, तो उसमें आलोक जी ने फ़ोन किया मेरे को और उन्होंने बताया कि मैंने अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा के रखा था और आज पूरे 1 साल पूरे हो गए। तो मुझे बड़ी खेद हुई और मैंने इसलिए ये बनाया, और एक बहुत ही अच्छा ओकेज़न, पवित्र दिन भी मिला मेरे को, 15 अगस्त का दिन, जिस दिन मैंने तिरंगा बनाया। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी कि तिरंगा जो कैरेक्टर है वो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। बाद में इसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए, थोड़ा इन्होंने चेंज वेंज किया, बट क्लासिक तिरंगा, 2 तरह के तिरंगा है। एक क्लासिक तिरंगा है जिसको बहुत लोग क्लासिक बोलते हैं, और एक मैंने उसके अंदर कुछ फ्यूज़न डाले थे। मैं भी प्रभावित होता रहता हूँ विदेशी आर्टिस्टों से, तो वो वाला अत्यंत बॉडी बिल्डर वाला, कुछ लोग उसको गुब्बारे वाला बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते रहते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो तो बहुत लोग हैं जो बहुत बड़े फ़ैन भी हैं तिरंगा के, और हमारी जोड़ी के, मतलब दिलीप चौबे और हनीफ अजहर, तो ये जुगलबंदी रही। हनीफ जी जब भी लखनऊ आते हैं हमसे मुलाकात होती है। एक बार अभी मुलाकात हुई हनीफ जी से, तो हनीफ जी ने बताया कि चौबे जी, ये एक तिरंगा की कोई कॉमिक थी जो कि कोई कश्मीर में एक ओरिजिनल कॉपी के 40,000 रुपये दे के उन्होंने वो ओरिजिनल कॉपी खरीदी थी। कोविड के टाइम पे एक पुनरुत्थान बोल लीजिए, री इनकारनेशन बोल लीजिए। तो ये सारे कैरेक्टर फिर से जीवित हुए, लोग सोशल मीडिया पे खरीद फरोख्त करने लगे, पुरानी जो ओरिजिनल कॉपीज़ थी वो बिकने लगी, फिर रीप्रिंट का ज़माना आया। और अभी भी ये राज कॉमिक की लेगेसी है कि
इतने पुराने आर्ट वर्क आज भी जीवित हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन लोग मंगवा सकते हैं। तो आप भी मंगवाइए, अपने कलेक्शन में रखिए, और मैं भी मंगवाता हूँ। बहुत सारे कलेक्शन में मेरे नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे भी रखनी हैं। और काफ़ी लोग हैं, अभी मैं गया था तो कहीं पे तो कोई व्यक्ति आया था मेरे से मिलने, तो मेरे ही राज कॉमिक के पुराने आर्ट वर्क लेके आया था। हालांकि मैं तिरंगा बनाने से पहले एक दिन जब मैं पहली बार राज कॉमिक गया तो उनका एक ब्रांच था किंग कॉमिक, वहाँ पे पहले ही दिन मुझे संजय जी ने दो कैरेक्टर दिए। एक का नाम था अभेद्य और एक का नाम था ब्लाइंड डेथ। तो ये दो किरदार मेरे को दिए गए, जिसको मैंने काफ़ी बनाया, इसके ऊपर कुछ कॉमिकें बनाई। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि तिरंगा कैरेक्टर, हालांकि तिरंगा के दो कॉमिक आ चुके थे, दंगा और एक दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, गरीब या आई डोंट रिमेम्बर रहा, काफ़ी उम्र भी हो रही है तो वो निर्णय लेना कि ये वाली तिरंगा कैरेक्टर दिलीप चौबे को दिया जाए, ये उनका मैं बहुत आभारी रहूँगा जीवन भर तो मैं बहुत लोगों का आभारी हूँ। बहुत लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं और अब और भी जुड़ भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं राजकुमार गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने राज कॉमिक की रचना की। मैं सबसे ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद दूंगा संजय जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक रखा। मुझे करीब 4 साल तक वो मेरी खोज खबर लेते रहे, और उन्हीं के वर्ड हैं कि बहुत जद्दोजहद के साथ दिलीप चौबे को हम लोग बुलाए। मैं आभारी रहूँगा मनोज जी का, क्योंकि मनोज जी हमारे लिए कभी बॉस नहीं रहे। मनोज जी हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और सारे पेमेंट मनोज जी देखते थे भाई और वो राज कॉमिक की चाय याद आती है, जब भी वहाँ जाओ तो एक चाय आती थी और उसका अद्भुत स्वाद होता था। वो सफ़ेद रंग की प्याली और कप, और वो उनका केबिन, और एक मैंने तिरंगा का एक स्कल्पचर बनाया था जिसको बहुत ही प्रेम से मनोज जी ने अपने टेबल पे रखा था, और जब भी मैं जाता था वो दिखता था मेरे को। तो वो मेरा कलेक्टिबल वाला प्रेम उस समय से ही उमड़ा था। तो मैं धन्यवाद दूंगा जो भी हमारे साथ काम किए, चाहे वो अनुपम जी हों, मनु जी हों, या धीरज वर्मा हों, या नरेश जी हों, विनोद जी हों, सुरेश डिगवाल हों, सॉरी अगर नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे जो विद्यार्थी रहे अभिषेक मलसूनी या हेमंत, इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती रही। मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने ये किताबें खरीदी, अपने पास रखी। उनके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, और वो पूछते हैं कि आपने वो बैटमैन से इंस्पायर हुए कि किससे इंस्पायर हुए। उन सारी चीज़ों का जवाब है मेरे पास। कभी और एक लाइव आते हैं, आप हमसे सवाल पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और एक जर्नी थी, बहुत सुंदर सी जर्नी थी। एक चाहे जितना भी प्रेशर हो, हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। अकेले बैठ के काम किए, 10 लोगों के बीच में काम किए, भीड़ में काम किए, और एक पहचान बनी। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी फ़ैन लोगों का जिनके लिए तिरंगा एक अच्छा किरदार रहा। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जो तिरंगा के लिए रोस्ट करते हैं मैं देखता हूँ आप लोगों के वीडियो, और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। कम से कम मेरा नाम तो लिया उन्होंने, और उनके मुख से मेरा नाम आया। और उन लोगों का भी धन्यवाद देते हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। और हम लोगों को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा कुछ फ़ैन जैसा एक वर्ड होगा। हाँ, एक चीज़ होती थी हमारे पास पोस्ट कार्ड में, हमारे पास पत्र आया करते थे, और कभी कभी राज कॉमिक के ऑफिस में जाते थे, बोरा भर भर के चिट्ठियाँ आया करती थी। और ये सब एक फ़ैन वर्ड तो हमको कभी अच्छा लगता नहीं है। सब लोग आप फैमिली ही थे। एक पूरा एक जनरेशन रहा जिन्होंने कॉमिक के प्रति, राज कॉमिक के प्रति, या और भी दूसरे पब्लिशिंग हाउसेज भी हैं, उनके प्रति अपना सहयोग बनाया, उनकी किताबें खरीदी, और हम लोगों ने एक दुनिया बनाई।
ये जो नए ज़माने के बच्चे हैं जिनको मांगा पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उन आर्टिस्टों को प्रोत्साहित करूँगा, उन लोगों को आकर्षित करूँगा जो कि इस फील्ड में अपना लाइफ लगाना चाहते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ है। कुछ नए ज़माने के बच्चे हैं जो ऑलरेडी कॉमिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है उनकी भी एक लंबी जर्नी होगी जिस तरह मेरी रही, और वो गोल्डन दौर था। हो सकता है फिर ये दौर आए। भारत सरकार भी लगी है एबीजीसी सेक्टर पे, वो भी अपना प्रयास कर रही है, और नए पब्लिशिंग हाउसेस भी आ रहे हैं। मेरी भी एक कंपनी है विनमिक्स, मैंने भी बहुत सारी कॉमिक बना के रखी है। वो सही समय देख के मैं उसको लॉन्च भी करूँगा और अपनी यात्रा बढ़ाऊँगा। तो ये एक दिल में बहुत ही प्रेम है तिरंगा किरदार के लिए, जिससे मेरी भी पहचान बनी। और आज स्वतंत्रता दिवस पे ये मैंने आलोक जी के लिए बनाया। मेरा भी मन प्रसन्न हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।